नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 80 अधिवेशन में आज हम आ पहुंचे हैं यमुना नदी के तट पर बसे इटावा लोकसभा क्षेत्र में। है तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने समाजवादी पार्टी को हराया था। इस बार क्या बीजेपी इतिहास दोहराएगी या फिर समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लेकर आएगी? जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐतिहासिक यादों को संजोए इटावा उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है। आज इटावा जनपद की पहचान समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली के रूप में की जाती है। बात इटावा लोकसभा क्षेत्र की करें तो बीएसपी संस्थापक कांशीराम पहली बार इसी सीट से मुलायम सिंह यादव की मदद से जीतकर संसद पहुंचे थे। मौजूदा समय में ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और अशोक कुमार दोहरे सांसद हैं। इटावा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। इटावा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,39,000 से भी ज्यादा वोटर हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इटावा संसदीय क्षेत्र पर 55.04% मतदान हुआ था। बात सियासी समीकरण की करें तो इटावा में 4,20,000 दलित, 2 लाख ब्राह्मण, 1,70,000 यादव, 1,20,000 राजपूत और करीब 1 लाख मुसलमान हैं। किसान छुट्टा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। वहीं सिंचाई की समस्या, फुटपाथ का अतिक्रमण और जाम की परेशानी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। रोजी रोटी के लिए बीहड़ पट्टी के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इटावा से बीजेपी ने रामाशंकर कठेरिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अशोक दोहरे को, तो महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के कमलेश कठेरिया चुनाव मैदान में हैं। आपने देखा इटावा लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण क्या हैं, यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, ये भी आपने समझा और साथ ही यहाँ के स्थानीय मुद्दे आपने जाने। इसके साथ ही जनता का रिपोर्ट कार्ड होगा। मेरे बीच में इटावा लोकसभा क्षेत्र की शानदार जनता मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप सभी का स्वागत किया जाए। और दूसरी तरफ जनता के सवाल होंगे और इसी जनता के सवालों का जवाब देने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद है प्रसपा से राजा छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से आदित्य गोविंद जी हैं, आप गठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से विकास भदौरिया जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। और कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद राशिद साहब हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। इन लोगों से मैं सवाल करूं उससे पहले मुझे आप सब लोग ये बताइए कि पिछली बार मोदी लहर के चलते बीजेपी को मौका दिया था, 5 साल में क्या यहाँ पर विकास देखने को मिला है? नहीं देखने को मिला है। चलिए शुरुआत इसी के साथ करते हैं। बताइए, अगर काम देखने को नहीं मिला तो क्या काम होना था जो वादे किए गए थे और पूरे नहीं हुए? वादे ये किए, वो उन्होंने वादे किए थे कि मैं किसानों के खाते में 15-15 लाख भिजवाएंगे और जो भी वादे किए वो सब झूठे ही निकले। 10th पास लड़कों को हम लैपटॉप देंगे, पक्की सड़कें बनवाएंगे और रोजगार देंगे, और जो गाय हैं उनको हम उनके गौवंश बनवा के उनको हम आश्रय में हम उनको खड़ा करेंगे। ये सारे वादे किए थे भाजपा वालों ने। आज कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है, कोई वादा पूरा नहीं है हमारा। साढ़ गाय जनता के होट मार रहे, साढ़ जनता के होट। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या वादे हुए होने थे जो नहीं हुए? यहाँ कोई वादे नहीं हुए, कोई वादे यहाँ सब झूठे वादे, जुमलेबाजी करते हैं। बिजली सड़क पानी की समस्या यहाँ है बिजली पानी कनेक्शन करवाए, उसमें सब लूटपट्टी कर रहा है, पूरी क्या हो रहा है उसमें? लूट कर रहे हैं, बस लूट कर रहे हैं उसमें। आप बताएं सर। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, आप बताएं। विकास नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, कोई विकास नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। तो ऐसा क्या हुआ? ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन मोदी को फिर मौका कैसे दे दिया आपने? देखिए मैम, 2014 में मोदी की जगह कोई कबूतर भी खड़ा हो जाता, वो चुनाव जीत जाता। तो आप कह रहे हैं उद्योग का आपने जिक्र किया, आपने बेरोजगारी की बात की, आप बताइए बेरोजगारी है यहाँ पर? मैडम, इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मोदी ने ये कहा था कि जितने भी हम भ्रष्टाचारियों से पैसा इकट्ठा कर ले, तो हर एक भारतीय की वादा नहीं किया था मोदी जी ने। नहीं, वो कह रहे वादा नहीं किया था मोदी जी ने, वादा नहीं किया था। मोदी जी ने ये कहा था कि अगर ये भ्रष्टाचारियों से अगर हम पैसा अगर ले लें तो हर एक भारतीय की जेब में 15-15 लाख रुपए जाएगा, ना कि मोदी जी ने कोई वादा नहीं किया था। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, अब सब खत्म हो गए।
मतलब काम नहीं हुआ यहाँ। कुछ कह ही ये नहीं अल्फाज हो गए आप मोदी जी को जवानी जमा खर्च में कुछ और है, अमल में कुछ और है। कहते कुछ और है, करते कुछ और, हमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, आप बोले। एक पूर्व आतंकी को जिस प्रकार से भाजपा जम्मू कश्मीर में टिकट देती है और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर पोलराइजेशन की राजनीति करती है, और यहाँ कहते हैं बोले हम धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, कहीं गाय के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, कहीं नोटबंदी के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। इनका काम केवल लड़ाना है, जनता समझ चुकी है ना। ये 2019 में कहीं आ रहे हैं। और इटावा में विकास के नाम पे पूछा जाए तो केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये इनके राज्य में भी और समाजवादी पार्टी के राज्य में भी था, वही कायम। सब एक जैसे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के राज में भी और बीजेपी के राज में भी गुंडागर्दी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, और जो माहौल को खराब करने वाली चीजें थी उन्हें बढ़ावा दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 2012 में जब यहाँ पे मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो उसके तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने टोपी लगा के अपना पहला इंटरव्यू दिया। ये सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। लोग ये ना कह दे उन्होंने तो टोपी लगा के, आप जो है चश्मा लगा के बात करें, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे आप तो। मैं भी नहीं है सर अब तो। नहीं, अभी धूप थी इसलिए मैंने लगाया। बताइए। और दूसरी बात ये है कि हम पहले जिस दिन से 2014 से सरकार में आए, सबका साथ सबका विकास लेके कर रहे हैं। कश्मीर की जहाँ तक बात है कि कश्मीर में हमने सरकार बनाई और उसके बाद उसको जो भी ठीक से नहीं चला तो उसमें नहीं किया, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता हमने पूरे देश में मैसेज, पूरे विश्व में मैसेज दिया कि हम सब एक साथ हैं। मोदी जी बड़े हैं या राष्ट्र बड़ा है, ये बताइए। नहीं, राष्ट्र निश्चित तौर से बड़ा है। तो अगर राष्ट्र को गढ़ने वाले लोग अगर किस बात को लेकर नाराज हैं तो मोदी जी उसका जवाब तो देंगे ना। नहीं, राष्ट्र मुझे नहीं लगता कोई। देखिए, राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से लोग बयान दे, वो एक अलग चीज है। मोदी जी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो राष्ट्र के हित में ना हो। चाहे जैसे किसान सम्मान निधि को ले लीजिए, पैसा बचा, पैसा आया, उसको उन्होंने किसानों के खाते में पहुंचाया। अभी एक लोग कह रहे थे कि 15 लाख वाली, आप 15 लाख रुपए प्रत्यक्ष पे मत जाइए। कुछ इटावा को लेकर भी बात करनी जरूरी है कि इटावा के लिए काम क्या हुआ, क्योंकि मोदी लहर में आपको मौका दिया गया था। लेकिन एक बात बताइए सर, इन लोगों ने तो जिसका टिकट काटा पिछली बार जीते थे, आपने ले लिया, इसी उम्मीद से कि इस बार वो जीत जाएंगे। देखिए, माननीय अशोक दोहरे जी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और निहायत ही सज्जन सीधे इंसान हैं, और वो इसीलिए इस पार्टी में आए हैं क्योंकि उस पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा था या फिर टिकट नहीं मिला, जुमलेबाजी हो रही थी, 15 लाख का झांसा दिया जा रहा था और लोगों को परेशान किया जा रहा था। टिकट की ना मिलने की नाराजगी थी, इसीलिए आ गए और आपने सोचा कि एकदम बॉल कैच कर ली जाए। नहीं, बॉल कैच नहीं कर ली जाए, हमारे पास भी प्रत्याशी थे। हाँ। हमें चुनाव लड़ाना था, हमें नरेंद्र मोदी से लड़ना था, और हमें अच्छा प्रत्याशी, जो काम का प्रत्याशी था, जो काम करना चाहता था, उसको काम नहीं करने दिया गया, हमने उसको टिकट दिया। सर ये बताइए, बसपा सपा गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कंपटीशन तो बीजेपी और बसपा के बीच में है। यहाँ देखिए, गठबंधन है नहीं, आपका तो गढ़ चला गया। समाजवादी पार्टी के अलावा इटावा नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कराया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप लोगों को मालूम है कि महागठबंधन जो है, जनता की मांग को लेकर हमारे दोनों दलों के नेताओं ने ये गठबंधन किया है। मुझे ये बताइए जरा, 5 काम मुझे गिना दीजिए आपकी सरकार ने यहाँ रहते हुए क्यों, और खासतौर से इटावा के लिए, क्योंकि आपको देखिए मोदी लहर में तो धुल गए थे, उससे पहले ही बता दीजिए। पूरे इटावा के अंदर आप जहाँ जिस जगह आपकी ये डिबेट चल रही है, ये तालाब का सौंदर्यीकरण का काम भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, और जो नुमाइश पंडाल का काम है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। समाजवादी पार्टी के अलावा समूचे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि इटावा से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, वोमेन पावर लाइन देख लीजिए, जितना भी अखिलेश जी ने लैपटॉप कन्या विद्याधन से लेकर जितने भी एक्सप्रेस वे से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, 100 नंबर जो क्राइम खत्म करने के लिए बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आज उसको भी ये देश के मुखिया जो आज बैठे हुए हैं योगी जी, उन्होंने इस 100 नंबर को बर्बाद करने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार इन्होंने बात कही थी, वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम करेंगे। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? कल आपने देखा होगा कि जेट एयरवेज की जो लाइनें बंद हुई हैं, 20,000 लोगों को ये बात करते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। इन्होंने जो हवाई जहाज में बैठने वाले हैं उन्हें हवाई चप्पल पहनाने का काम कर दिया। क्यों हुआ सर कि उन लोगों के लिए कोई मदद नहीं कर पाए? भले ही अस्थायी तौर पर बंद हुई, लेकिन इतने सारे एम्प्लॉइज, कितने 22,000 से 22,000 उसमें कोई ना कोई विषय रहा होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा विषय नहीं। बात है, आप सोचिए जो टिकट 4,000 रुपए की मिलती थी वो 15,000 की मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आप अभी चेक कर लीजिए, मेरी बात सुनिए। एयरवेज निश्चित तौर से पहले आप
आज की तुलना क्यों करें? आप 2014 से पीछे जाइए ना, महंगा था उस समय। आज आम आदमी की पहुंच में अब कह रहे हैं कि 22,000 कर्मचारी अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको रोजगार मिले, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर से सरकार की है और ये रोजगार सरकार उनको देगी। प्रसपा से भी हमारे साथ गेस्ट हैं। सर, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तक क्या था कि आप लोग थे साथ साथ, अब उन्होंने जितने काम गिनाए आप भी ये कहेंगे कि भाई हम उस वक्त तो साथ साथ थे, लेकिन अब तो राहें अलग अलग हैं, तो अब ना उस काम का क्रेडिट मिलेगा और नया काम करने का चैलेंज अलग। तो जरा बता दीजिए कि प्रसपा किस तरह से लोगों के बीच में? हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है वो मान सम्मान पे हुआ, हिंदू संस्कृत पे हुआ है। हमारा अनुशासन ही मान सम्मान है। ये बगल में हमारे मित्र सपा के और भाजपा खड़े हैं, इनके यहाँ बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। पहला सवाल सपा के मित्र से है, 1 जनवरी 2017 को जब हमारे नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था, यह वो सही था कि गलत था? ये सवाल इनसे ये पूछिए, भाजपा वालों से। इनका ऐतिहासिक कदम था। टीवी पे आके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी हमारे देश का ऐतिहासिक कदम, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज ये बताए भाजपा के प्रधानमंत्री जी कि नोटबंदी और जीएसटी के ऊपर अभी तक किसी रैली में वोट मांगा? राष्ट्रवाद के नाम पे आपने हिसाब से मांगा, ठीक है। राष्ट्रवाद के ही नाम पे अगर वोट मांगते हैं मोदी जी तो वोट मिलेंगे क्या? देखिए ऐसा है, 1 मिनट रुके। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, कौन कौन? मोदी अच्छा। और मोदी का जो सांप्रदायिक संगठन है आरएसएस, अच्छा। ये देश में नफरत और घृणा फैलाना काम करता है। जब ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का जो शत्रु, जो आतंकवादियों को सरगना है, नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उसे मुकथित बनाते हैं, उसे कबाब और बिरयानी खिलाते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, नफरत और घृणा फैलाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो आदमी आतंकवादियों के सरगनाओं को कबाब और बिरयानी खिलाए वो देशद्रोहिता की श्रेणी में आता है। मोदी ने देशद्रोहिता का काम किया है। नवाज शरीफ को बिरयानी और कबाब खिलाए हैं, इनसे सवाल किया जाना चाहिए। आपको बिरयानी कबाब से बड़ी दिक्कत, लेकिन ये बताइए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उससे आपको खुशी नहीं? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 40 मार जाता है एक आतंकवादी और जंगल में सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो यार, झूठ है। तो मतलब ये जनता को धोखा देने वाली बात है। मतलब ये आपको अपनी सेना पे भरोसा है या? पूरा भरोसा है और सेना के बुनियाद पर ये भारत बचा हुआ है। नहीं, ये नेतागढ़ उसको बेच डालते। जितना विकास माननीय शिवपाल सिंह जी के द्वारा हुआ है, इटावा के शिवपाल सिंह जी ने कैसे मतलब अखिलेश को किनारे कर दिया, अखिलेश कभी चाहते ही नहीं कर दिया, आप सीधे शिवपाल जी को ले आए विकास के नाम पे। शिवपाल सिंह जी आपके हम लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं ना, इसलिए उनका नाम आता है और कोई आता ही नहीं। इटावा कोई नेता है बताइए, इनसे पूछिए आलोक जी। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये है कि भाजपा सरकार बड़ी गायों की चिंतक बनती है। उन्होंने पूरे देश और प्रदेश में गायों को मुद्दा बना रखा है। यहाँ इटावा हमारे परौली रामायण में एक गौशाला खुली, उसमें 70 गायें मर जाती हैं भूख से और प्यास से और बीमारी से, और वहाँ आज भी गायों के पास खाना नहीं पहुँच रहा है। क्या कहेगी ये भाजपा की सरकार, क्या कहेंगे उनके प्रवक्ता, जब गायें भूखों मर रही हैं और ये गौसेवक बड़े भारी बनते हैं? इनसे पूछिए कि गायें मर रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? रोजगार के लिए यहाँ पे एक सूत मिल थी, जो कुछ कर्जा था उस पे, उस कर्जे के चलते उसको बंद कर दिया गया। लाइन सफारी का प्रोजेक्ट लाके कितने लोगों को रोजगार कर दिया? रोजगार, बेरोजगारी, रोजगार। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है और इसको आप इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि अभी अभी इंडस्ट्री ग्रोथ के डेटा आए हैं। हमने चाहे कौशल विकास के माध्यम से हो युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को देने का काम किया। मैंने प्रधानमंत्री, नाम बहुत है आपके पास, नाम बहुत है, लेकिन लोग जब ये बता रहे हैं कि ये मिल बंद हो गई, ये कारोबार बंद हो गया, तो उस पर आइए। इटावा में सही कहा इन्होंने, एक सूत मिल थी, लेकिन आप पता करा लीजिए कि सूत मिल की बंद होने का पूरा श्रेय या मान लीजिए कुछ भी वो समाजवादी पार्टी का, उन्हीं की सरकार में वो बंद हुई और उसके बाद उसको चालू करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? एक ईंट कहीं अगर लगाई हो किसी विकास के नाम पर? अगर आपने इटावा जनपद के अंदर लाइन सफारी, देश की सबसे खूबसूरत सफारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाई है, और सुनिए, फीता पे फीता काटने की परंपरा इन बाबा जी को, फीता पे फीता काटने की परंपरा आपके बाबा जी करते हैं। एक सैंडू लेने भी जाते उसके लिए भी जीएसटी लगती, कहाँ से देना है? जीएसटी एक वो तरीका है
कि भारत में रहने जितनी भी अर्थ है, जितना भी पैसा है, उसको नंबर 1 में करने का। कारोबारी तो परेशान है, जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो। तो ये थी इटावा लोकसभा क्षेत्र की जनता। अब देखना होगा कि कौन मारेगा बाजी। सपा बसपा गठबंधन क्या बीजेपी की मुश्किलें खड़ा कर सकता है या फिर कांग्रेस एक बार फिर से दिखाएगी दमखम। मेरे साथ इटावा लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल इतना ही। 80 अधिवेशन पहुंचेगा एक और लोकसभा क्षेत्र, जानेंगे वहां पर जनता का रिपोर्ट कार्ड।